हेलो दोस्तों, एग्रो पोल्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फीड मिल को लेके। इससे आप अपने एरिया में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। या अगर आप बड़ी फीड मिल की सोच रहे हैं तो इससे आप बड़े एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, PMMSY के अंदर ये फीड मिल हमारी 4 कैटेगरी में है। पहली है स्मॉल फीड मिल, जिसकी कैपेसिटी 2 टन पर डे रहेगी। सेकंड है हमारी मीट फीड मिल, जिसकी कैपेसिटी 8 टन पर डे रहेगी। थर्ड है लार्ज फीड मिल, जिसकी कैपेसिटी 20 टन पर डे रहेगी। फोर्थ है सुपर लार्ज फीड मिल, जिसकी कैपेसिटी 100 टन पर डे रहेगी। इन फीड मिल की आउटपुट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही इनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट आती है। तो अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि क्या कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेंगे और क्या कॉस्ट रॉ मटेरियल में लगने वाली है, और प्रोजेक्ट का DPR आपने कैसे बनाना है। दोस्तों, अगर आप 30 लाख का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो कि सबसे छोटा प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको कम से कम 500 स्क्वायर मीटर एरिया की ज़रूरत है। इस मिल की कैपेसिटी 2 टन पर डे होगी। अब सबसे पहले इस मिल को इंस्टॉल करने के लिए आपको लैंड लोकेशन डिसाइड करनी होगी। लोकेशन रूरल या इंडस्ट्रियल एरिया दोनों में हो सकती हैं। बस लोकेशन में आपको कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना होगा। तो आपको लैंड लोकेशन में इलेक्ट्रिसिटी की LNV2 कनेक्शन की एबिलिटी होगी या नहीं, इसके ध्यान रखना होगा। अब अगर आप मिड 8 टन का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आपको आधे एकड़ लैंड की ज़रूरत होगी। और अगर आप लार्ज 20 टन का प्लांट लगा रहे हैं तो आपको 2 एकड़ की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप सुपर लार्ज 100 टन कैपेसिटी की फीड मिल लगा रहे हैं तो आपको कम से कम 100 एकड़ लैंड की ज़रूरत होगी। लैंड या तो आपकी है तो बहुत अच्छा, या आप लीज में 10 ईयर का लेके भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट की DPR कॉस्ट कैसे डिवाइड करनी है। तो जो आपकी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है, उसमें आपकी 35% कॉस्ट इक्विपमेंट कॉस्ट में जानी चाहिए। बाकी रिमेनिंग कॉस्ट में 35% कॉस्ट इंफ्रा डेवलपमेंट में यूज होनी चाहिए। बाकी 30% कॉस्ट वर्किंग में जानी चाहिए, जो कि 1 मंथ की वर्किंग होगी, जो आपको थर्ड स्टेप में सब्सिडी के तौर पर कंसिडर करेंगे। तो आपको सब्सिडी पार्सली आपको मिलेगी, जिससे आप अपने फंडिंग को प्रोजेक्ट में यूज करते रहेंगे। तो आपकी 30% कॉस्ट इंफ्रा में आपको प्रोजेक्ट में दिखानी होगी, और बाकी जो 30% कॉस्ट वर्किंग में आपको दिखानी होगी, उसमें 20% तक की आप रॉ मटेरियल में दिखाएंगे। बाकी मैन पावर एंड अदर कॉस्ट में आपको 10% में दिखानी होगी। अगर आप इस कॉस्टिंग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट या DPR बनाते हैं तो आपके प्रोजेक्ट के एक्सिक्यूट होने के बहुत अच्छे चांस रहेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट में कॉस्टिंग को ज़्यादा डिफरेंट कर देते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, तो आपकी 60% कॉस्ट इंफ्रा में लग गई, तो आपको इक्विपमेंट लेने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप प्रोजेक्ट में कॉस्टिंग की डिफरेंस ज़्यादा कर देते हैं तो प्रोजेक्ट के पास होने के चांस कम हो सकते हैं। तो आपको DPR की रिपोर्ट में कॉस्टिंग की बैलेंस रिपोर्ट तैयार करनी होगी, ताकि आपका प्रोजेक्ट जल्दी और आसानी से एग्जीक्यूट हो सके। ये सब आपकी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के लिए था। अब आपको जो डेवलपमेंट करना है, तो अब उसमें आपके क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे। तो उसमें सबसे पहला इक्विपमेंट है पल्वराइज़र, या आप इसे चक्की भी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग जो कंपोनेंट में आने वाली है वो पल्वराइज़र है। जितना अच्छा पल्वराइज़र उतना फाइन ये रॉ मटेरियल को बनाएगा, जिससे फिश का डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, जिससे उसकी ग्रोथ भी अच्छी आएगी। नेक्स्ट कंपोनेंट आपका मिक्सचर होगा, जिसमें आप सभी रॉ मटेरियल और मेडिसिन को फार्मूले के अनुसार मिक्स करेंगे। तीसरा, आपको पैलेटिंग मशीन लेनी होगी। अगर आप केवल पैलेट मशीन लेंगे तो आपको रॉ मटेरियल को कंप्रेस करके पैलेट बना लेंगे, जो कि श्रिंकिंग वाला पैलेट होगा। अगर आप उसी रॉ मटेरियल को एक्सट्रूडर से निकालेंगे तो वो फ्लोटिंग पैलेट होगा। नेक्स्ट, आपको ड्रायर में प्रोसेस करना होगा, नहीं तो फीड में फंगस लगने का डर रहता है। अब ड्राई करने के लिए आप
उसमें ऑयलिंग करेंगे, जिससे फीड में अलग ही चमक आ जाएगी। अब लास्ट में आपको पैकिंग मशीन लेनी होगी, इंस्टॉल करनी होगी। ये सब फ्लो चार्ट है किसी भी फीड यूनिट का। अब इसके बाद बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसके लिए आपको बनाना होगा शेड, ऑफिस, स्टोर रूम, इलेक्ट्रिक पैनल। ये सब आपको 30% प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में करना होगा। अब वर्किंग कॉस्टिंग की बात करें तो इसमें आती है रॉ मटेरियल कॉस्ट, कि आप कितने प्रोटीन का फीड बना रहे हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट का रेशियो आपके फीड में रहेगा, फैट कितना % आपके फीड बनाने में लगेगा, प्रोटीन के लिए आप कौन सा इंग्रेडिएंट लेंगे, जैसे सोया डीऑयल्ड केक। कार्बोहाइड्रेट के लिए आप मक्का बाजरा ले सकते हैं। फैट के लिए आप ऑयल का यूज कर सकते हैं। तो थर्ड में आपकी इंग्रेडिएंट की कॉस्ट आपको डीपीआर में दिखानी होगी। आपको डीपीआर में ये तीनों इक्विपमेंट कॉस्ट, मिडिल में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और लास्ट में इंग्रेडिएंट की कॉस्ट दिखानी होगी। इन तीनों की कंपोजिशन से ही आप अपनी डीपीआर बनाएं। और बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आपके पास मार्केट पहले से ही होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में आपको माल बिकने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप न्यू प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको उसकी ब्रांड वैल्यू बनाने में टाइम लगेगा। अगर आप रेडीमेड फीड परचेज कर रहे हैं तो आपको स्मॉल फीड मिल लगानी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप PMMSY स्कीम के तहत कंपोनेंट की डीपीआर तैयार कर सकते हैं, जिससे आप फीड मिल के लिए लोन ले सकते हैं। तो ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।